विधिवत रूप से मैं डॉक्टर रंजना कौल आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस विषय में आपने स्पेशलाइज किया है वो हमारे लिए, हमारे एक आम श्रोता के लिए बहुत ही अनसुना सा विषय है, और वो है अंतरिक्ष और उड्डयन कानून या स्पेस एंड एविएशन लॉ। तो वहां पे ज्यूरिसडिक्शन मतलब कैसे बताएंगे आप कि ये क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन जो हम कहेंगे तो ये है कि इन अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, यूनाइटेड नेशंस का जो बना हुआ कानून है, उसके तहत ये माना गया है कि पृथ्वी से मीन सी लेवल, पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जी वहां तक आपका एयर स्पेस है जहां आप उड्डयन करेंगे। एयरफोर्स चलेगा, अपना सिविल एविएशन चलेगा। 100 किलोमीटर के ऊपर का जो पूरा ब्रह्मांड है आखिरी मोड़ तक, उसको हम कहते हैं आउटर स्पेस, अंतरिक्ष। तो ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे आप करते हैं तो आपको पता है दो चीजें। एक कि हर देश का एक टेरिटरी होता है, फिर उसका समुद्र के तरफ अगर समुद्र तट हो तो उसका टेरिटोरियल सी होता है, समुद्र होता है जिसपे उसका शासन चलता है। तो वो उस देश का जो शासन करने वाला जो अंकलन होता है, उसके ऊपर जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, उसको कहते हैं एयर स्पेस। तो उस सीमा तक हर देश अपने अपने कानून चलाता है। लेकिन जो डीप सी कहते हैं, उस शासित प्रदेश के बाहर का जो समुद्र है, उसमें किसी भी देश का शासन नहीं करता। और वो जो है वो सारा जो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, तो यूएन की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये तय करती है, जैसे आप विदेश जाएंगे, मैं विदेश जाती हूँ या मैं डोमेस्टिक फ्लाइट लेती हूँ, यहाँ से पूना जाऊंगी या जहाँ भी जाऊंगी, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, जाहिर है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे जा रहे हैं, मेरी ये भाषा, आपकी वो भाषा है, पायलट जो है वो उसको सभी भाषाएं नहीं आ सकती, तो कॉमन एक लैंग्वेज है, कुछ ऑर्डर्स हैं, कमांड्स हैं, ताकि इंटरनेशनल एविएशन सुरक्षित रहे और किसी भी इंसान को, जो पर्यटक है, उसको एक जगह से दूसरे जगह जब आप टिकट खरीद के जाते हैं, इसका ये मतलब है कि एक वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसके तहत वो एयरलाइन जो है वो कह रही है कि इतने रुपए में मैं आपको फलाने जगह जहां आपको जाना है वो पहुंचाता हूं, सुरक्षित, और आपका बैगेज सारा वो मैं आपको वहां सुरक्षित पहुंचाऊंगा। अगर उसके चलते कुछ एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है, आपको चोट लगती है किसी भी वजह से, तो फिर एयरलाइन का फिर जिम्मा बनता है कि आपको उसके एवज में कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाए, जो कि आपकी पहली जो स्थिति थी उसको रिस्टोर हो। सो ये इस तरीके से होता है। उसमें बहुत सारे कानून के पहलू होते हैं, वो अलग बात है, उसके लिए तो और 1-2 घंटे लग जाएंगे, बट इतना ही काफी है। लेकिन 100 किलोमीटर के ऊपर जो अंतरिक्ष है उसमें किसी भी देश की प्रभुता नहीं है। मैं उसी बात पर रंजना जी आने वाला था। चंद्रयान-3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अचानक कई लोगों की नजरें अब अंतरिक्ष की तरफ, तो दिमाग में ये आता है कि ऊपर तो हजारों सैटेलाइट्स घूम रही हैं। अब ये आपस में दिल्ली की सड़क पे अगर 2 गाड़ियों में टक्कर हो जाए तो आपको पता है कि कानूनन मतलब कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन मान लीजिए यही चीज ऊपर होती है, और दूसरा, जब वो अपना कार्यकाल समाप्त हो जाता है सैटेलाइट्स का, तो वो एक कूड़े की तरह ही घूमता रहता होगा। वो इन पर संक्षेप में मतलब क्या कानून है इस पे भी कोई? तो इसका पूरा जो है, क्योंकि किसी भी देश की सॉवरेंटी नहीं है, सो इसका केवल और केवल ही अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो यूएन ने बनाया हुआ है। और यूएन में एक स्पेशलाइज्ड उनकी कमिटी है, कमिटी ऑन पीसफुल यूसेज ऑफ आउटर स्पेस। वो इसलिए बिकॉज इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो आप लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट कहते हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकती है। सो इसलिए पीसफुल यूसेज मतलब किसी के खिलाफ कुछ काम नहीं करना है ऊपर। अब हो गया कि आपके सैटेलाइट्स घूम रहे, उसका जो लॉन्च व्हीकल है वो भी घूम रहा है, बिकॉज ग्रेविटी होती नहीं है, वो चलते जाता है। आखिर में एक वक्त आएगा कि वो ग्रेविटी के पुल से धीरे 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 करते हुए नीचे एटमॉस्फेयर में आएगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि चलते चलते एक और दूसरे की भिड़ जाती है
और फिर उसमें से छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो उस इनक्रेडिबल गति पे चल रहा होता है कि कोई भरोसा नहीं है कि कब वो छोटा सा टुकड़ा जाके कहीं लग जाए। तो उसके लिए ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी जिसको हम कहते हैं, जो 1967 में यूनाइटेड नेशंस में जो भी सारे मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने तय किया था, एक एक शब्द, एक एक टर्म, एक एक फ्रेज, एक एक कॉमा, सब कुछ नेगोशिएट करते हुए दो सुपर पावर्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स तब उस वक्त यूएसएसआर, अब जो रशिया है, और बाकी सारे मेंबर स्टेट्स, उन्होंने तय करके जब स्पुतनिक फर्स्ट उड़ा था 1957 तब से लेकर के वो एक एक पहलू यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशंस पास करते करते आखिर में 1966 में वो ट्रीटी पूरी की पूरी अडॉप्ट हुई और उसके बाद कंट्रीज ने उसको रेटिफाई किया। उसको कहते हैं हम आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। वो ये बताता है कि अगर किसी भी स्टेट पार्टी का स्पेस ऑब्जेक्ट किसी और को डैमेज करे अंतरिक्ष में, तो वो लाइबिलिटी तब बनती है जबकि जो जिसको क्षति हुई है वो डेमोन्स्ट्रेट या प्रूव कर पाए कि आपके सैटेलाइट को अगर मेरे सैटेलाइट की वजह से डैमेज हुआ तो आपको ये बताना होगा, ये प्रूव करना होगा कि मेरा ही वो सैटेलाइट था, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। लेकिन अगर मेरा सैटेलाइट उसकी लाइफ खत्म हो गई या किसी वजह से फेल हो गया और वो नीचे आ रहा है, वो धरती के तरफ आ रहा है, एक तो कि कोई सिचुएशन हो सकती है कि वहीं पे वो एयरक्राफ्ट चल रहा हो, सिविल एविएशन सोचिए, इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही है, 20-30 उसकी अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग उसके अंदर है, ये छोटा सा पीस जो भी है वो उस वेलोसिटी से तो वो तो बचेगा नहीं, फिर वो लाइबिलिटी वहां ट्रिगर होगी, वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, तब किसी का दोष वोश नहीं है, ये बात है, ये हुआ है, ये लाइबिलिटी है। रंजना जी, अब आसमान में बहुत उड़ लिए हम लोग, अब धरती पर आते हैं। एकदम से याद आया कि 31 अगस्त को एक वर्ल्ड फेमस व्यक्तित्व हैं, संभवतः जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो उनका नाम जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूं मैडम मारिया मोंटेसरी की। 31 अगस्त को उनकी जयंती है। हमने ये एक सूत्र जोड़ा कि उनकी एक शागिर्दा, एक विद्यार्थी, वो दिल्ली आई, यहां बस गई, वो जर्मन थी और उनका आकाशवाणी से भी संबंध था 1939 में। मैं बात कर रहा हूं आंटी गौबा या एलिजाबेथ गौबा की। आपका उनके साथ क्या संबंध रहा, वो कैसी थी? आंटी गौबा, एलिजाबेथ गौबा, सही आपने कहा, जर्मन थी। उन्होंने, जिनको हम अंकल कहते थे, जीवनलाल गौबा वकील थे, इंग्लैंड में उनकी मुलाकात हुई और 1925 में, उस वक्त तो खैर भारत तो उसका विभाजन नहीं था, तो लाहौर में, क्योंकि ये लाहौर की बड़ी विख्यात फैमिली थी गौबा, लाला हरकिशन लाल जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक सेट किया वगैरह, वहां पहुंची। उनका फिर आगे चलते हुए, क्योंकि उनकी जमीनें जब्त हो गई पंजाब में, तो उनका दिल्ली में भी व्यवसाय था, बैंक हुआ करता था, और वो दिल्ली आए दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, और ये हेली रोड में रहने लगे। तो उस जमाने की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनसे बहुत अच्छे घने संबंध थे, दोस्ती थी, और आंटी खुद मदाम मोंटेसोरी के पास पढ़ी हुई थी, वो जानती थी। तो उस वक्त के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, मिस्टर कृष्ण मेनन, और लोग जो थे, उन्होंने कहा, एलिजाबेथ, तुमको तो बच्चों को बहुत प्यार करती हो, पढ़ाने की बड़ी इच्छा है, तुम स्कूल शुरू करो। तब उन्होंने ये 1938 में स्कूल शुरू किया, कॉल्ड एलिजाबेथ गौबाज प्रेपरेटरी स्कूल। और कई लोग वहाँ, मतलब जेनरेशंस, इंक्लूडिंग अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा, स्पेस साइंटिस्ट एंड ऑल दैट, वो सारे वहाँ से पढ़ के, आंटी के स्कूल से पढ़ के, मेरे खुद के बच्चे वहाँ पढ़े, तो इसलिए मेरा संपर्क हुआ आंटी से। और छोटी सी थी गुड़िया की तरह, अच्छा, लेकिन ऐसे लगता था कि पता नहीं कौन से पहाड़ के सामने हम खड़े हैं। इतना तेज मैंने और किसी में ऐसे नहीं देखा है, जो इतनी डेलिकेट, और इतना कुछ था उनमें, एक कोई शब्द डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आ रहा है मेरे मन में। ये भी क्या इत्तेफाक है कि संभवतः जिस स्टूडियो में बैठ के उन्होंने रिकॉर्डिंग की होगी, वहीं पर आज हम लोग शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस। और उनके स्वभाव को लेके कोई ऐसा कोई वाकया याद आता है? हाँ, एक या तो उनकी शिक्षा पद्धति बच्चों को लेके। एक तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, प्योरिस्ट, लेकिन जैसे मैंने कहा, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी वो कहे कि बीच रात में तुमको आके ये करना है, तो आप बड़े ही खुशी से पहुंच जाएंगे। उनकी पढ़ाने की
जो थी वो बड़ी यूनिक उनका मॉडल था। एक तो मॉन्टेसरी प्लस रूडोल्फ स्टाइनर और उनकी वाइफ मारी, जिन्होंने वॉल्ड्रॉफ सिस्टम शुरू किया, उनके साथ बड़ी दोस्ती थी, घने संबंध थे और बहुत उनका इंटरैक्शन था। और यहाँ आके आंटी ने शिव, मतलब भगवान शिव जी, उनकी सारी फिलॉसफी पढ़ के वो बहुत ही, मतलब बहुत छोटा, ऐसे शी वाज अ डेविटी ऑफ द शिवा। और जो शिव जी की तीसरी आंखें, वो उन्होंने ये अपने मन में ये सोचा या समझ गई, वो जो भी पढ़ी थी, कि वो खुलता है तब कि जब अज्ञान को रोशनी से दूर करना है। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक साथ जुड़ा के शिव निकेतन मेथड, जो एक गुरु शिष्य परंपरा के तरह भी चलता था और एक ही बहुत विकसित कॉन्सेप्ट में वो चलाती थी। मैं उस स्कूल से जुड़ी हूँ और ये मैं कह सकती हूँ बहुत गर्व से कि हमने शिव निकेतन मेथड को एग्जैक्ट हूबहू इंटैक्ट रखा है, जिस तरीके की उनकी पेडागॉजी थी, ये सोचते हुए कि ऑल्सो जो मॉडर्न तरीके हैं वो एक वक्त के बाद ही बच्चों को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है। ये किताब आपकी प्रकाशित हुई है, लक्ष्मीबाई अभ्यंकर, द स्टेप मदर एंड अदर स्टोरीज। लक्ष्मीबाई अभ्यंकर पर आते हैं हम, और इनका नाम भी उस जमाने के, मतलब 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, बिल्कुल ये बड़ा एक चमकता सितारा है ये एक शिक्षा के क्षेत्र में। तो इनके बारे में हमें बताइए। तो लक्ष्मीबाई अभ्यंकर जो है, ये बड़े ही जाने माने फैमिली की बिलोंग करती थी। उनके जो दादाजी थे वो महाराष्ट्र में लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख के नाम से जाने जाते हैं, और वो थे रिफॉर्मर, जो आप कहेंगे मिड 19th सेंचुरी में 3 मेन धाराएं थी विचार की। एक थी जो लोकहितवादी वालों की थी, जो नवमतवादी कहलाते थे अपने आप को, कि जो ये संघर्ष हो रहा है हिंदुस्तान में, ये 2 पहलू से एक साथ चलना चाहिए। एक कि हमको पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल, स्वतंत्रता, स्वायत्तता। दूसरा ये कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो औरतों की स्थिति है और जो डिसएडवांटेज लोग, उनकी स्थिति को पूरा परिवर्तन करना है, और वो परिवर्तन का जरिया है शिक्षा। तो इम्पोर्टेंट बात इसकी ये थी कि ये जो नवमतवादी थे, ये दूसरे को आगे जाके ज्ञान नहीं दे रहे थे इस बारे में। उनकी ये प्रथा थी कि हर चीज को आप बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, रैशनल मोड पे आप एग्जामिन करें। अगर आपको खुद लगता है कि ये नहीं ठीक है, तो पहले अपने मन को परिवर्तित करिए और अपने घर में आचरण करिए उसका, तब जाके बाहर ज्ञान देना है। और तीसरा था जिन्होंने कहा कि नहीं, केवल पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म नहीं, वो तीसरा पहलू था। लक्ष्मीबाई अपने दादाजी से, अपने फादर से बड़ी प्रेरित थी, तो उनका लाइफ में कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन उनके मन में ये था कि मुझे जो ये सब कुछ मिला है मेरे फादर के घर में, मेरे अपने घर में, फिर शादी करके अभ्यंकर हाउस होल्ड में, उनके हस्बैंड वकील थे, तो मेरा एक कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि मुझे वो लेखनी पकड़नी, ये किसी 1, 2, 10, 50 औरतों को, लड़कियों को, बच्चों को प्रेरित करना है और सिखाना है। रंजना जी, बात करते करते समय की सुई ऐसे दौड़ती रही, पता ही नहीं लगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना बहुमूल्य समय आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए निकाला और आप स्टूडियो में तशरीफ लाई। नमस्कार। नमस्कार।